हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम हियर टू कंटिन्यू माय नेक्स्ट क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टोन एज के बारे में, स्टोन एज का टाइम पीरियड बताया था और ये भी बोला था आपको कि अगले क्लास में हम लोग स्टोन एज में हमें क्या क्या एविडेंसेस हर काल में मिले हैं जिनके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने कैसे अपने आप को एक विकसित चरण में अग्रसित किया है। ओके, तो हम चर्चा करते हैं कि स्टोन एज में हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि स्टोन एज का पार्ट जो कि हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, मतलब पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज इंग्लिश में। अब पुरा पाषाण काल, सबसे पहले मनुष्य ने आग की खोज की, हम सब जानते हैं। तो सबसे पहला जो खोज था, सबसे एक बड़ा विकास था मनुष्य के धरती के आने के बाद, वो था आग। आग के का यूज़ मनुष्य ने अपने कई कामों में यूज़ किया, जानवरों को पकाकर खाने में, लाइटिंग के रूप में, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वगैरह वगैरह। मध्य पाषाण काल का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अंत्येष्टि का एक जो, जैसे आज हम लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम सुनते हैं, उस टाइम अंत्येष्टि एक वर्ड हमें जानने को मिला। अंत्येष्टि मतलब आप सब भी जानते होंगे कि जो मरे हुए लोग हैं उनका एक एविडेंस, चाहे उन्हें जलाया गया हो या उन्हें दफनाया गया हो। तो ये हमें मध्य पाषाण काल से मनुष्य ने ऐसा करना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन ये आता है कि और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि जो नव पाषाण काल की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कुत्ते का जो मतलब पालने की प्रथा है, पालने का जो ट्रेडिशन, वो नव पाषाण काल में हमें इसका एविडेंस मिला है। लेकिन अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि के बारे में सुना, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जानवरों से परिचित तो था ही, उसके साथ रहता होगा, तभी ना उसको दफनाया या जलाया गया होगा, जिसका हमें एविडेंस मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जानवरों को जो पालने की एक शुरुआत है वो मध्य पाषाण काल से शुरू हुई। बल्कि जबकि अगर एक हम व्यवस्थित ढंग से कहें कि व्यवस्थित ढंग से जानवरों का जो पालन है या पशुपालन है वो कब से स्टार्ट हुआ, तो नव पाषाण काल होगा। डिफरेंस, क्वेश्चन का डिफरेंस क्या होगा कि पशु पालने की व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आंसर होगा आपका मध्य पाषाण काल। और अगर ये पूछा जाए कि कुत्ता पालन या पशुपालन का व्यवस्थित ढंग से प्रयोग कब हुआ, तो आंसर होगा नव पाषाण काल। ठीक, अब चूंकि पशुपालन की बात हुई है तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि चूंकि जानवरों का बहुत क्या बोलते हैं ढेर मिला हुआ है दफनाने का या जलाने का, तो क्वेश्चन ये आता है कि इस बात का जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, हम कैसे जानेंगे? क्योंकि हम में से कोई उस टाइम नहीं था, ना हमारे पास कोई किताबें थी, ना कोई राइटिंग्स थी किसी राइटर्स की जो हमें ये पता चलता। तो जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की, जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके ये हमारे सामने तथ्य सामने रखा, उनसे ये पता चला कि आदमगढ़, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपको पता भी होना चाहिए। आदमगढ़ जो कि एमपी में है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अंत्येष्टि का प्रमाण है या जानवरों को जलाने या दफनाने की जो प्रथा है, इसका प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर है आदमगढ़। ठीक, और एक इसी से और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि ये तो हो गया मतलब अंत्येष्टि का प्रमाण। और अगर ये पूछा जाए कि लाशों का ढेर मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो दफनाने की प्रथा है या जलाने का प्रथा है, इसका एविडेंस कहाँ से मिला है, तो एक जगह है बागोर राजस्थान में, वहाँ से हमें ये प्रमाण मिला हुआ है। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल मतलब जिसमें हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि नव पाषाण काल में हमें पशुपालन और कृषि का साक्ष्य मिला है। और एक क्वेश्चन और मैं मध्य पाषाण काल से आपको बताना चाहूँगी कि मध्य पाषाण काल में जब जानवर आग की खोज कर ली, अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो गया, अब क्या किया जाए कि भाई उस टाइम एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ नहीं था, ना इंटरनेट था, ना ही टीवी और मोबाइल होते थे,
तो शायद होते तो वो लोग कर भी नहीं पाते कुछ। तो उसके एक हम कह सकते हैं एंटरटेनमेंट का एक जो साक्ष्य है या उनकी रुचि का साक्ष्य है, एमपी में ही एक जगह है भीमबेटका, जो रायसेन जिले में है। भीमबेटका की गुफाएं, बहुत क्वेश्चन आता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं एमपी में। तो भीमबेटका जो है चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, और ये मध्य पाषाण काल के मनुष्यों की पेंटिंग का एक बहुत अच्छा प्रमाण, बहुत मतलब उच्च कोटि की पेंटिंग तो नहीं कह सकते हैं, पर इसमें जानवरों की चित्रकारी है। तो क्वेश्चन आपका आता है भीमबेटका की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। और इसमें किस प्रकार की चित्रकारी है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कहा जाता है, इसका आंसर है भित्तीय चित्रकारी। भित्ति मतलब दीवाल, दीवाल पे जो पेंटिंग की जाए या दीवाल पे जो लिखा जाए वो चित्रकारी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं या भीमबेटका की चित्रकारी किस काल से है? तो मध्य पाषाण काल। और कहाँ पर है? तो एमपी में रायसेन जिला है वहाँ पर। ओके, अब नवपाषाण काल के बारे में हम आते हैं, जिसमें से हमने कृषि पढ़ा और पशुपालन का। मैंने बोला कि पशुपालन का एक व्यवस्थित जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से? नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। और जो कुत्ता पालन की जो व्यवस्था है, या कहेंगे कुत्ता पालन का शुरुआत मनुष्य ने नवपाषाण काल से शुरू की। अब कृषि आया है, तो कृषि से कुछ चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और ख़ासकर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, कि अगर हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कृषि के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होना चाहिए। कृषि की बात करें तो अनाज बोना सबसे पहले शुरू हुआ, क्योंकि पहले सबसे पहले सब्जी और फल तो आदमी नहीं उगाएगा, पहले तो खाने के लिए आदमी को कुछ मोटा ही चाहिए। तो जौ, गेहूँ, चावल और इन सब यही अनाज होता है। तो सबसे पहले जो जौ की खेती है वो मनुष्य ने ईरान से स्टार्ट की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है, पूछा भी जाता है कि जौ की खेती का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ईरान से। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि मनुष्य का जो उद्भव है या जो प्रादुर्भाव है वो अफ्रीका से हुआ है, और वो अफ्रीका से माइग्रेट होके एशिया में आए हैं। और एशिया महाद्वीप में चूँकि बहुत सारे कंट्री हैं, फिर वहाँ आकर धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को सीखा, करना शुरू किया, और मध्य का पाषाण काल, नवपाषाण काल तक बहुत सारी चीज़ों को मनुष्य ने अपनाया और एक अपने आप को एक विकसित फॉर्म में लाया। तो ईरान में जौ की खेती का शुरुआत हुई। और गेहूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, गेहूँ की खेती का साक्ष्य स्टोन एज में हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूपी, पीसीएस एंड द अदर लेवल ऑफ एग्जाम इन हिस्ट्री सब्जेक्ट, मेहरगढ़। इसका आंसर है कि गेहूं का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ बहुत इस टाइम पाकिस्तान में है, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये जानने के लिए भी। और मेहरगढ़ पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच का इलाका है। और मेहरगढ़ बहुत फर्टिलाइज एरिया है, बहुत ही उपजाऊ एरिया है। मेहरगढ़ के बारे में ये भी है कि ये एक इकलौता ऐसा स्थल है जो हमें इतिहास के तीनों काल में प्राप्त हुआ है, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल हो, चाहे आद्य ऐतिहासिक काल हो, या ऐतिहासिक काल हो, मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इन तीनों टाइम पीरियड में हमें मेहरगढ़ का एविडेंस मिलता है। और इसका रीज़न ये है, मेहरगढ़ की फर्टिलिटी का रीज़न ये है कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में सिंधु नदी का उपजाऊ तराई एरिया है, जिस वजह से ये सभ्यता इतने लंबे टाइम पीरियड तक चली। जैसे कि हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो उसका जो पतन है वो बहुत जल्दी हो गया। बहुत सारे रीज़न उसके रहे होंगे, बाढ़ का आना या फर्टिलिटी का ना होना, आग लगना, हर एक राइटर ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं, हर एक हिस्टोरियंस का अपना एक अलग मानना है। पर मेहरगढ़ एक इकलौता ऐसा स्थल है, एक ऐसा इकलौता सभ्यता है जो हमें तीनों टाइम पीरियड में मिला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और